हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कोगुलेशन। हम जो है ब्लड कोगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, तो प्लीज़ इसको स्किप करके बिल्कुल मत जाना। और इम्यूनिटी, दूसरा हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग आंसर्स में जो आ सकता है। ठीक है, ये सारी स्लाइड जो है आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगी। और आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन अब होता क्या है, हमने लास्ट याद करो हमने पढ़ा है कि हीमोस्टेसिस क्या होता है ना। हीमोस्टेसिस ब्लड लॉस को रोकने की प्रोसेस होती है। इसके भी तीन इसके अंदर स्टेजेस होती हैं। पहली होती है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि हमारी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देना, उनका लूमेन का साइज छोटा करा देना। दूसरा है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, है ना। इसमें क्या होता है, हमारे जितने प्लेटलेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, और जो वेसल का कोलेजन एक्सपोज होता है डैमेज के कारण, उसके साथ एडहेस होकर के, एग्रीगेट होकर के और एक्टिवेट होकर के जो है एक प्लग फॉर्म कर लेते हैं, एक मास फॉर्म कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। और तीसरी हमारी प्रोसेस होती है ब्लड कोगुलेशन, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस में ये तीन प्रोसेसेस होती हैं और उनमें से जो थर्ड है हमारी ब्लड कोगुलेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लेटलेट प्लग बनता है उसको स्टेबल बनाना और उसको अच्छे से फॉर्म करना, ये सारी प्रोसेस जो होती है ब्लड कोगुलेशन के अंडर आती है। ब्लड कोगुलेशन ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड फॉर्म्स क्लॉट्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, उसको ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, वो इसमें यूज होते हैं। दैट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और डैमेज टू ब्लड वेसल के डैमेज के रिस्पॉन्स में ये प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन इन्वॉल्व सेवरल प्रोटीन्स कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स। 13 होते हैं टोटल, कहने को 12 होते हैं एक्चुअल में। द क्लॉटिंग फैक्टर्स देन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ फाइब्रिन मैश। हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो होता है इनएक्टिव स्टेज में होता है, फिर वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, एक्टिवेट होता है, एंड वो जो है एक मैश लाइक, एक मैश जो होती है हमारी झाली, आप समझ सकते हैं, वैसा स्ट्रक्चर बना लेता है प्लेटलेट प्लग के साथ मिल करके, और जो है एक स्टेबल क्लॉट बनाएगा, फॉर्म करेगा एक स्टेबल क्लॉट को। क्लियर। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है हमारे, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी कमी से क्या होता है, हमारा जो 8th क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसको हम कहते ही, इसका नाम ही है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया याद करो हमने पढ़ा हुआ है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड होता है, और अगर वो कमी होती है, अगर हमको हीमोफीलिया होता है तो हमारी बॉडी में से ब्लड लॉस जो होता है होता ही रहेगा, और उसको कंपनसेट हम जो है अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स पे बाद में प्रोवाइड करके करते हैं। क्लियर। हमारे नेचुरली बॉडी में जो है हमारा फैक्टर नहीं बनेगा। उसके साथ जो हमारा 9th फैक्टर होता है, इसको भी जो है हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए जो है हमारा 8th होता है, और इसको जो है हम बी कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। ये इन दोनों की जो है कमी की वजह से हमारा हीमोफीलिया डेवलप होता है बॉडी में। ओके, सो क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। देयर आर टोटल 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, 12 होते हैं। पहला फाइब्रिनोजेन, हमारा फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो। फिर सेकेंड हमारा प्रोथ्रोम्बिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा थर्ड है, इसको हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं। जब हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है तो वो जो है थर्ड फैक्टर से शुरू होता है। बाकी जो हमारा इंट्रिंसिक होता है, ये क्या प्रोसेस है, दोनों पाथवेज क्या है, इनमें क्या फ़र्क है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। आपको मैं सब चीज़ें जो है कवर कराऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि जो ये आपको मिल रहे हैं लेक्चर्स, ऐसे जो है अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ाया है इतना प्रॉपरली, इतना सिस्टमैटिक वे में। मैं जो है सिर्फ एक बुक रेफर करके नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पहले 2-3 बुक्स हैं जो आपकी मेन जी के पाल, शंभुलिंगम, आपकी गाइटन हो गई, और आपकी ए.के. जैन, ये सारी जो जितनी बुक्स है इन सबको रेफर करके उनमें से नोट्स टाइप करता हूँ मैं, उनमें से
पूरा ये सब टाइप करता हूँ, स्लाइड्स बनाता हूँ, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और फिर आपको जो है ये लेक्चर्स भी आपको बाद में प्रोवाइड करता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मेहनत है, मेरे को अप्रिशिएशन क्या मिलेगा, आप जब सब्सक्राइब करोगे इसको, इसलिए आप सब्सक्राइब करो। मुझे अच्छा लगता है जब ऐसा लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ये चीज़ जो है बाकी लोग तक पहुँच रही है, इसलिए। ठीक है, तो हमारा जो टिश्यू फैक्टर है वो हमारा थर्ड फैक्टर होता है। क्लियर। फोर्थ है हमारा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का क्या क्या होता है, वो एक्टिवेट करता है सारे बाकी के फैक्टर्स को। क्लियर। फैक्टर 5 को हम कहते हैं लबाइल फैक्टर या फिर प्रो एसेलेरिन या फिर एक्सेलरेटर ग्लोबुलिन, ये एक्सेलरेट करता है प्रोसेस को। सिक्स्थ है हमारा, सिक्स की हमारी प्रेजेंस जो है हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 13 हम लिखते हैं लेकिन होते एक्चुअल में 12 ही हैं। फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टिन। 8th है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। 9th है हमारा क्रिसमस फैक्टर, या तो इसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं। ठीक है। 10th है हमारा स्टुअर्ट प्रोवर। स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर जो होता है ये हमारी स्टेज 2 की स्टेज 1 में हमारा जो मेन टारगेट होता है वो हमारा होता है कि हम स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर को एक्टिवेट करवाएं, ताकि फिर बाद में जो आगे की स्टेज होती है स्टेज 2 एंड स्टेज 3 वो हो पाए। तो हमारा स्टेज 1 का मेन जो पर्पस होता है वो हमारा 10th फैक्टर स्टुअर्ट प्रोवर को एक्टिवेट कराना होता है। 11th है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12th है हमारा हेजमैन फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर भी कहते हैं इसको। एंड 3rd है हमारा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिनेज, जो हमारा फाइब्रिन क्लॉट को स्टेबलाइज करेगा। क्लियर। अब पूरी मैकेनिज्म क्या होती है इसको हम समझते हैं। 3 स्टेज होते हैं, उनमें से पहला होता है हमारा स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर को एक्टिवेट करना, जैसा मैंने अभी बताया ये हमारी है स्टेज 1। ओके। इस पूरी मैकेनिज्म को जो है हम एंजाइम कैस्केड थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सारे हमारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो वर्क करते हैं, वो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। इसी चीज़ का हमारा पूरा नाम हमने दिया है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ठीक है। पहला स्टेज हो गया हमारा स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर को एक्टिवेट कराना। सेकेंड है हमारा थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, ये है हमारा स्टेज 2। क्लियर। एंड स्टेज 3 है हमारा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना, ये है हमारा स्टेज 3। क्लियर। तो स्टेज 1 स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर को एक्टिवेट करना, फिर स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर क्या होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, एंड ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। यही है जो हमारी पूरी एंजाइम कैस्केड थ्योरी है। अब ये कैसे होती है इसको समझते हैं। स्टेज 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि हमारा स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर जो हमारा फैक्टर 10 है, इसके एक्टिवेशन को जो है हमारा स्टेज 1 बोलते हैं, और इसी को हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, क्योंकि आगे जाकर के ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएटेड बाय सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ईदर विद इन द ब्लड और आउटसाइड द ब्लड। यही जो दो है हमारी चीजें, हमारा इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को डिफरेंशिएट करती हैं। क्या कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कहाँ से इनिशिएट हुई है। जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, क्या होता है, आप हेमेटोलॉजी लैब में गए हो और वहाँ पे आपने प्रिकिंग करी होगी। प्रिकिंग करते टाइम ये कहते हैं कि उसको स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए, क्यों, उससे जो है टिश्यू फैक्टर और ज़्यादा एक्टिवेट होता है और आपकी जो है क्लॉटिंग ज़्यादा जल्दी होती है। हमारी जो हेमेटोलॉजी लैब होती है उसमें हमको ये कहा जाता है। अब एक्सटेंसिक पाथवे जो होता है इसी टिश्यू डैमेज की वजह से इनिशिएट होता है। क्या होता है, जब हमारा टिश्यू डैमेज होता है उसमें से हमारा जो थर्ड फैक्टर था टिश्यू फैक्टर, वो निकलता है और वो इस प्रोसेस को स्पीड अप करता है। और अगर यही इंजरी हमारे ब्लड वेसल को डायरेक्ट होती है, अंदर से होती है, तब हमारा इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। वहाँ पे जो है हमारे अलग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं, वहाँ पे हमारा पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। यही हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है दोनों किसमें, इंट्रिंसिक पाथवे में और एक्सट्रिंसिक पाथवे में, कि वो इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, वो बाहर से इनिशिएट हो रहा है कि अंदर से, अंदर की इंजरी है कि बाहर की। क्लियर।
Thus formation of prothrombin activator occurs through two pathways, पहला इंट्रिंसिक पाथवे एंड दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। फाइनली लेकिन जो दोनों पाथवे हैं वो हमारा उन दोनों का काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाना, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर को बनाना एंड फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक पाथवे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बताया मैंने कि द इंट्रिंसिक पाथवे इज ट्रिगर्ड बाय डैमेज टू द ब्लड वेसल इटसेल्फ। ब्लड वेसल जो है हमारी डैमेज होगी तब हमारा इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर होगा, एक्टिवेट होगा, एक्सपोजिंग द अदर हैंड ब्लड टू कोलाजन एंड द अदर सब्सटेंसेस दैट एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर 12। हमारा जो है क्लॉटिंग फैक्टर 12 सबसे पहले एक्टिवेट होगा इंट्रिंसिक पाथवे में। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, इज ट्रिगर्ड बाय द टिश्यू फैक्टर ऑल्सो नोन एज फैक्टर 3, इसको हम कहते हैं, रिलीज फ्रॉम द डैमेज टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बाहर का टिश्यू जो है उसको एक्टिवेट करेगा। अनदर डिफरेंस इज द स्पीड ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। एक्सट्रिंसिक पाथवे ज्यादा फास्ट होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे इज फास्टर देन व्हाट, इंट्रिंसिक पाथवे। इसलिए हमको कहते हैं कि स्क्वीज नहीं करना चाहिए, क्यों, उससे टिश्यू फैक्टर और रिलीज होता है एंड ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा जल्दी होगी। क्लियर? अनदर डिफरेंस, द स्पीड ऑफ क्लॉट formation, extrinsic pathway is faster and leads to more rapid clot formation, while the intrinsic pathway is slower and leads to the more stable clots। उसमें ज़्यादा stable clots बनते हैं उनको क्योंकि टाइम लगता है। extrinsic pathway जल्दी काम करके उसको बोलता है कि लो हो गया तुम्हारा काम। क्लियर? ओके, intrinsic pathway, the formation of prothrombin activator is initiated by platelets which are within the blood itself, and extrinsic pathway में क्या होता है कि टिश्यू डैमेज के कारण थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, टिश्यू फैक्टर निकलता है, वो जो है फॉर्मेशन इनिशिएट करता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लड वेसल को डैमेज हुआ है, एक मिनट, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लड वेसल को डैमेज हुआ है डायरेक्ट, यहाँ पे थ्रोम्बस बना है और इंटरनली प्रोसेस हो रही है पूरी। क्लियर? और एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो है हम बाहर से टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं। हम हेमाटोलॉजी लैब में क्या प्रिक करते हैं, बहुत डर लगता है, आई नो, बट वो करना ही पड़ेगा आपको साल भर। जो है यहाँ पे जो है हमारे टिश्यू के डैमेज के कारण जो है एक्टिवेट होगा हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्लियर? ये जो है पूरी प्रोसेस, यही पूरी प्रोसेस जो है हमारी कहलाती है ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड, यानी कि एंजाइम कैस्केड थ्योरी। यही पूरी जो है वो है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे में हमारा वैस्कुलर इंजरी हुई, यानी कि हमारा ब्लड वेसल इंजर हुआ है, वहाँ पे हमारा डैमेज हुआ है। फिर क्या होता है, एंडोथीलियल डैमेज हो गया, यानी कि हमारा कोलाजन एक्सपोज हो जाएगा, हमारा कोलाजन एक्सपोज हो जाएगा। फिर इंट्रिंसिक पाथवे में क्या बोला था कि 12th फैक्टर सबसे पहले एक्टिवेट होता है। इसके लिए हमारा कैलिक्रीन, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीलेज होता है, प्रोटीएज होता है, सीरीन प्रोटीएज कहते हैं, हाँ इसको सीरीन प्रोटीएज कहते हैं। एंड हैवी मॉलिकुलर वेट, HMW का मतलब है हैवी मॉलिक्यूलर वेट। काइनिनोजन, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये दोनों मिलकर के जो है प्लेटलेट्स पर आकर के चिपकते हैं, वो एक्टिवेट होता है, सारी प्रोसेस होती है, और फिर जो है हमारा जो 12th फैक्टर होता है वो एक्टिवेट होकर के फिर बाकी के फैक्टर्स को, इसको ऐसे याद रख सकते हो, 12, 11 के बाद 9 आएगा एंड 9 के बाद 10 आएगा। ठीक है, तो 11 के बाद इसको उल्टा देना एंड देन 10 लाना। ये जो है हमारा स्टेज 1 है पूरा इंट्रिंसिक पाथवे का। क्या बोला, 12 से बनेगा 11 से बनेगा 9, 10th जो है हमारा मेन गोल है 10th को बनाना। क्लियर? हमारा मेन गोल है 10th को बनाना, इसलिए उसके पहले के फैक्टर ले आओ। कौन कौन से, 12, 11 एंड 9, उल्टा गिनो। ठीक है, 13 जो है हमारा लास्ट में यूज होता है, यहाँ पे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो, तो इसलिए जब फाइब्रिन नाम आएगा तब 13 को लाना, बाकी पहले जो है पहले के नंबर्स ले आना 10 से, 12, 11, 9, 12, 11 ले आना एंड उसके आगे का एक जो है 9 हमारा वो भी ले आना। क्लियर? तो 12, 11, 9, फिर बाद में हमारा जो है ये प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड
कैल्शियम आयंस और एट्थ फैक्टर यानी कि हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो होता है वो सब मिलकर के 10th को एक्टिवेट करते हैं। इसमें 9 आ गया, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड आ गए, कैल्शियम आयन एंड हमारा एट्थ फैक्टर। क्लियर। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू डैमेज पहले होगा, वो जो होता है टिश्यू फैक्टर निकालेगा। टिश्यू फैक्टर हमारा फैक्टर नंबर 3 है, वो उसको निकालेगा, वो उसको रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा। फिर थर्ड फैक्टर हमारा फॉस्फोलिपिड के साथ, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर के 7th को हमारा 7th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा और वो जो है हमारे 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा अल्टीमेटली। क्लियर। हमारे जो दोनों इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे है उनमें ओरिजिन का डिफरेंस है एंड जो स्टार्टिंग का एक्टिवेटर है उस चीज का डिफरेंस है। हमारी जो फर्स्ट स्टेज कहां से कहां तक हो गई? हमारी ये जो 10th तक है ये हमारी स्टेज 1 है। फिर हमारा स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर बन गया, हमारा 10th फैक्टर बन गया, वो एक्टिवेट हो गया। वो बाद में जाकर के प्रोथ्रोम्बिन को, वही सारी चीज़ें हैं, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर के प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड, वो प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड के साथ मिलकर के कैल्शियम के साथ एंड हमारा 5th फैक्टर जो है उसके साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। फिर थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करेगा, हर एक जो हमारा सब्सटेंस बन रहा है, हमारा जो फैक्टर बन रहा है वो आगे जाकर के अगली चीज़ को एक्टिवेट करेगा एंड फाइनली जो है हमारा फाइब्रिन बनाना, हमारा फाइब्रिन बनाना ही मेन गोल है। फाइब्रिन को एक्टिवेट करने के लिए आप पूरी प्रोसेस देखो, इतनी लंबी प्रोसेस लगती है। बड़ा ही ढीठ आदमी है ये। क्लियर, बहुत ही ढीठ है। फिर 10th फैक्टर एक्टिवेट हो गया, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम और 5th फैक्टर के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को वो एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन को बस एक चीज़ चाहिए, हमारा कैल्शियम, वो जो है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा एंड फाइनली फाइब्रिन जो है हमारा 13th फैक्टर जो होता है हमारा, उसका नाम ही क्या है? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। उसके साथ मिलकर के वो एक स्टेबलाइज फाइब्रिन पॉलीमर यानी कि हमारा क्लॉट बना लेगा। ये है हमारी पूरी एंजाइम कैस्केड थ्योरी, हमारा पूरा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। समझे कि नहीं? स्टेज 2 कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। मैंने क्या बताया? ये हमारी जो है 10th तक हमारी पूरी है स्टेज 1। प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन बनाना इस स्टेज 2, हमारा स्टेज 2 है ये। और फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनाना हमारा स्टेज 3 है। ये जो है पूरा आपको लिखना पड़ता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, इसको प्लीज 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 बिल्कुल मत छोड़ के जाना। क्लियर। सेकेंड स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज in which activated Stewart prover factor 10 activated converts prothrombin into thrombin. This process takes place in the presence of platelet phospholipid, calcium and activated factor 5. Clear? फिर फाइनल स्टेज होती है हमारी कौन सी? कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू इंटू फाइब्रिन। फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड कोगुलेशन इन विच थ्रोम्बिन एक्ट्स एज एन एंजाइम टू कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन इंटू फाइब्रिन. First the fibrin monomers are formed and afterwards they are polymerized to fibrin thread. क्या होता है? पहले सिंगल मोनोमर बनेगा, सिंगल बन रहे हैं, फिर बाद में ये जो है सब मिलकर के एक नेटवर्क बना लेंगे अपना फाइब्रिन का और इसको हम पॉलीमर कहेंगे, पॉलीमराइज हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। क्लियर? क्या हुआ? यहाँ पे देखो आरबीसी फंसे हुए हैं वैसे तो। क्यों? क्योंकि क्लॉट में जो होता है सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, उसमें आरबीसी भी होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल, उसमें डब्ल्यूबीसी भी होते हैं और फाइब्रिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉट में यही दिखाया है कि आरबीसी फंसे हुए हैं, इसके साथ साथ अंदर डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स भी हैं। और ये जो थ्रेड्स दिख रहे हैं ये हमारे फाइब्रिन के थ्रेड हैं, उन्होंने ट्रैप कर लिया है आसपास के रेड ब्लड सेल्स को और बाकी के सेल्स को। क्लियर? First, the fibrin monomers are formed and afterward they are polymerized into fibrin thread. Later, these loose strands are modified into dense and tight fibrin threads by fibrin stabilizing factor 13th in the blood. यहाँ पे blood, in the blood.
क्लियर? ये है पूरी हमारी प्रोसेस। नॉर्मल ब्लड वेसल है, इंजर हो गई तो वहाँ पे हमारा प्लेटलेट्स बह रहे हैं, हमारा ब्लड बह रहा है, बाद में जो है पूरा एक क्लॉट बन जाएगा, फाइब्रिन प्लेटलेट सब मिलकर के, आरबीसी सब मिलकर के जो है हमारा क्लॉट फॉर्म कर लेंगे। ये थी हमारी पूरी प्रोसेस किस चीज़ की, हमारी ब्लड कोगुलेशन की। आगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लड क्लॉट क्या होता है एंड क्लॉट रिट्रैक्शन क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिस क्या होते हैं और ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे लेक्चर्स आएंगे ही। आपको अगर ये नोट्स चाहिए इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो मेरे, वहाँ पे आपको सारे नोट्स एकदम फ्री में मिल जाएंगे। ओके, सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।